डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। 9 अगस्त 2024 वेस्ट बंगाल में एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर को रेप करके उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। दरिंदों को थोड़ा सा भी अफसोस नहीं होता है और ये घटना का अंजाम देते हैं और मार करके फरार हो जाते हैं। देखा जाए तो इंडिया में रेप चौथा सबसे आम क्राइम हो गया है। डे टू डे केसेस बढ़ते गए हैं। 2019 की रिपोर्ट के अनुसार हर 16 मिनट पे एक केसेस का इन्फॉर्मेशन मिलता है। और देखा जाए तो देश भर में 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक 31,677 केसेस दर्ज किए गए हैं। 2020 में 28,046 केसेस और 2019 में 32,033 केसेस दर्ज किए गए हैं। यानी कि पर डे 86 केसेस या घटना अप्रॉक्स हो रही हैं। क्या नहीं कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बेशक किया जा सकता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को चेंज करके किया जा सकता है। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप केसेस की घटना आई है। उसके बाद से मध्य प्रदेश और यूपी का स्थान है। फिर 2021 में मेट्रोपॉलिटन सिटीज जैसे दिल्ली सबसे अधिक यह घटना हुई है, जिसमें 1226 केसेस रिकॉर्ड किए गए थे। सबसे कम रेट देखा जाए तो कोलकाता में थी। 2019 में इंडिया में हर 16 मिनट पे एक रेप केसेस का इन्फॉर्मेशन मिली है। 2018 में 15 मिनट पर था। कुछ केसेस तो ऐसे भी हैं जो लोगों द्वारा, पुलिस द्वारा उसको हाइड कर दिया जाता है ताकि उसकी इज्जत बची रहे, लेकिन दरिंदे कहाँ मानते हैं। वो उनके साथ ऐसी घटना करते हैं जिससे काफ़ी दुख वाली बात होती है। उन दरिंदों को जरा सा भी अफसोस नहीं होता है और उनके ऊपर अटैक करते हैं और ये घटना का अंजाम देते हैं। जरा भी अफसोस नहीं होती है और उन्हें जान से बेरहमी से मार दिया जाता है। दरिंदों द्वारा इस घटना का अंजाम देने के बाद से उस पीड़ित के ऊपर क्या बीतती है, उसके फैमिली वाले के ऊपर क्या बीतती है, वही जान सकता है। आखिर उस दरिंदों को जरा सा भी अफसोस नहीं होता और ये घटने का अंजाम देते हैं, यहाँ तक कि उनको जान से बेरहमी से मार दिया जाता है। जैसे अजमेर रेप केस 1992, बिल्किस बानो 2002, दिल्ली गैंग रेप 2012, मुंबई गैंग रेप 2013, रनाघाट केस 2015, डेल्टा मेगावाट रेप केस 2016, कठुआ रेप केस 2018, उन्नाव रेप केस 2017। फिर 9 अगस्त 2024 वेस्ट बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ट्रेनी डॉक्टर के साथ ये घटना होती है, जिसमें काफ़ी लोग रोड पे निकलते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। तो आइए कोलकाता केसेस को थोड़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि कौन अपराधी था, कौन ऐसे घटने का अंजाम दिया था और कौन कौन इसमें शामिल है। 8 अगस्त 2024 रात डॉक्टर ने अपने साथियों के साथ खाना खाया और हॉस्पिटल में 36 आवर शिफ्ट के बाद से उन्होंने सेमिनार हॉल में आराम किया। फिर क्या होता है, अगली सुबह 9:30 पे लेडी डॉक्टर का डेड बॉडी सेमिनार हॉल में पाया जाता है। लोगों का गुस्सा काफ़ी हो जाता है और धीरे धीरे लोग बढ़ते जाते हैं और लोग सड़क पे निकल पड़ते हैं और हर स्टेट में क्या होता है, प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाता है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने इसे सुसाइड मान करके खारिज करना चाहते थे, लेकिन खारिज नहीं हो सका। ये सोचते थे कि इस केस को दबा दिया जाए, लेकिन आगे चल करके जब रिपोर्ट आएगी ना तो ये भी फंस सकते हैं। इस मामला को ये दबाना चाहते थे, कहीं ये पता नहीं था कि कितने बेरहमी से मारा गया था, कितने सारे इंजरीज नोटेट किए गए थे और इसको आप सुसाइड के तौर पे खारिज करना चाहते थे, लेकिन आपका दाल नहीं गला। आगे चल करके आप भी फंस सकते हैं। उसके बाद से संजय रॉय को अरेस्ट किया गया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उसका अंदर आना जाना उसमें कैप्चर था। बाद में संजय रॉय ने बेहिचक और निडर के साथ जुर्म को कबूल करता है। उसे जरा सा भी डर नहीं था। इसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था। फिर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूरे प्रिंसिपल के ऊपर करप्शन के आरोप लगे, ऊपर से एफआईआर भी हुआ, धारा 420, 120 भी लगे। उसके बाद 7 लोगों के ऊपर पॉलीग्राफ टेस्ट करने का प्रोसेस भी शुरू हुआ। क्या रेप को रोका नहीं जा सकता, कंट्रोल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर ये अल्कोहल और ड्रग्स लेता है ना तो इसका मेंटली हालात सही नहीं होगा और ये कुछ भी कर सकता है, क्राइम कर सकता है, वायलेंस कर सकता है, मर्डर, रेप, एक्सीडेंट और भी तरह तरह का इख्तलाफ कर सकता है, क्योंकि ये मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा और कुछ भी कर सकता है। रेपिस्ट कभी भी मर्डर और वायलेंस वाला ही होता है, वो सिंपल नहीं होता है। इसका माइंड कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल और ड्रग्स लेकर के, जिसके बाद से ये सब हादसे करता है। लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ रूल रेगुलेशन और पनिशमेंट को दे करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप ये है कि हम अपने समाज में, एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में एक अच्छी लैंग्वेज से बात करें। जो डर्टी लैंग्वेज से बात करते, गंदी गंदी गालियाँ देते, एक दूसरे को सही लफ्ज़ से ना बोल करके उनको गंदी गंदी गालियाँ दे करके बुलाना या फिर बहुत तरह की इख्तलाफ वाली बात करने से भी वायलेंस होती है और ये चीज़ें क्या होता है, लोगों के माइंड को सेटअप कर जाता है, जिससे रेप के खतरे बढ़ते जाते हैं। और क्या होता है कि जब छोटे जनरेशन वाले ये शब्द सुनेंगे, ऐसे ऐसे लैंग्वेज सुनेंगे, तो वो भी वही सीखेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को, वायलेंस वाली वर्ड्स हो गई या फिर जो गंदी गंदी गालियाँ देते हैं,
डर्टी गालियाँ देते हैं उनको कंट्रोल करके, उस सबको चेंज करके, बदल करके, कुछ अच्छे अल्फाज बोल करके इन सब चीज़ों को से माहौल को बनाया जा सकता है, अपने सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सकता है और ये चीज़ें कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन हम तो सोचते हैं फिल्म का डायलॉग है वैसे बकते जाते हैं। फिल्म में भी बहुत से ऐसे गाली का इस्तेमाल किया जाता है जो लोग सोचता है कि ये आम वर्ड हो गया है, वही छोटे बच्चे वो बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इख्तलाफ और वायलेंस बढ़ते जाता है जिससे समाज में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करके वैसे फिल्म को हम ना देखें जिसमें वायलेंस वाली बात हो, वायलेंस वाली उसमें मतलब गालियाँ का इस्तेमाल करे, मतलब डर्टी इस्तेमाल करे। तो वैसे एक्टर और एक्ट्रेस से दूरी बना कर करें, वैसे को अनफॉलो करें, अनसब्सक्राइब करें, उनसे दूरी बना कर करें, जिससे हमारा समाज, हमारा सोसाइटी, हमारा इन्वायरमेंट बेटर होगा। अगर हम उनके मतलब रूल रेगुलेशन पे, उनके मतलब जो रूल रेगुलेशन पे वो चल रहे हैं उन पे हम चलेंगे तो उनमें हमें कोई अंतर नहीं होगा। वो तो पैसा कमाने के लिए गंदी गंदी गालियाँ देते हैं और भी बहुत सारे ऐसे फिल्म हैं जो उनकी वर्ड होती है ना बहुत ही गलत होती है। तो वैसों से दूरी बना करके रहने से बेटर होगा और अपने समाज में कोशिश करें कि जो लैंग्वेज ये चलता आ रहा है गाली वाली लैंग्वेज, उसको दूर करें, जिससे हमारा सोसाइटी बेहतर होगा, जिससे हम इन चीज़ों को, इन घटनाओं को, इन केसेस को कम कर सकते हैं। अगर गालियाँ का इस्तेमाल करेंगे तो डे बाई डे ये चीज़ें इंक्रीज होती है, वायलेंस और ये घटना होती रहेंगी। तो अगर कंट्रोल करेंगे तो ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। अब आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, प्रोटेक्शन के बारे में। तो प्रोटेक्शन के कुछ स्टेप हैं जो हमें फॉलो करना होगा, हमें बचने के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए इस स्टेप को फॉलो करना होगा, जिससे हम सेफ रहेंगे, इन दरिंदों से, इस रेपिस्ट से हम बचे रहेंगे। इसलिए हमें इस स्टेप को फॉलो करना होगा और दूसरे को जोड़ना होगा, शेयर करना होगा। एक दूसरे को शेयर करेंगे तो वो भी बच सकता है। तो सबसे पहले इस स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, जिससे आपकी ज़िंदगी बच सकती है और दूसरों की भी ज़िंदगी बच सकती है। तो हम शुरू करते हैं। तो नंबर 1, इंस्टॉल डू व्यूअर्स। अगर आप नए फ्लैट या मकान में जा रहे हैं तो सबसे पहले डू लॉक को बदल दें फॉर सेफ्टी। नंबर 2, डोंट लेट स्ट्रेंजर्स इनटू योर हाउस। अजनबियों को अपने घर में न आने दें, विदाउट परमिशन डोंट अलाउ। नंबर 3, अवॉइड अनसेफ सिचुएशन स्ट्रेंजर्स, यानी कि अनसेफ सिचुएशन में अजनबियों से बचें। नंबर 4, डोंट वॉक अलोन एट नाइट, यानी कि रात में अकेले न चलें। नंबर 5, इंगेज इन पैसिव और एक्टिव रेजिस्टेंस। किसी भी कंडीशन में बाहर निकलने के लिए सोचना या फिर बात करना, अपने हमलावरों को तुरंत डराने के लिए चिल्लाना। नंबर 6, अवॉइड वॉकिंग इन लोनली एरिया। सुनसान इलाकों में चलने से बचें। नंबर 7, डोंट एक्सेप्ट राइड्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। अजनबियों से सवारी न लें। नंबर 8, अवॉइड कैरिंग वैल्यूएबल्स अराउंड, यानी कि कीमती सामान साथ लेकर चलने से बचें। नंबर 9, लेट योर कार बी इन गुड कंडीशन। अपनी कार की कंडीशन को अच्छी तरह से रखें। नंबर 10, टेल ट्रस्टेड पर्सन योर मूवमेंट, यानी कि किसी भी भरोसेमंद पर्सन को अपनी हरकतें बताएं, यानी कि जिस पे आपको भरोसा हो उन्हीं को अपने मूवमेंट के बारे में बताइए। नंबर 11, स्पीक अप, यानी कि बोले या बोलना सीखें। नंबर 12, हेल्प अदर्स, दूसरों की मदद करें। नंबर 13, बी कॉन्शियस ऑफ योर इन्वायरमेंट, अलर्ट रहें, आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस पर नज़र रखिए और जागरूक होइए। नंबर 14, इमेजिन हाउ यू डिड रिएक्ट इन डेंजरस सिचुएशन, दिमाग लगाएं उस कंडीशन में हम कैसे बचेंगे या फिर कैसे एक्शन लेना चाहिए। नंबर 15, यूज फोर्स एज अ लास्ट रिसोर्स, यानी कि लास्ट फोर्स का यूज़ करें, यानी कि पुलिस बल का भी इस्तेमाल करें। आप क्या करें, सबसे पहले तो आपके पास यानी कि पुलिस स्टेशन की नंबर होनी चाहिए, इमरजेंसी नंबर होनी चाहिए और एसपी, डीएम और भी बहुत सारे अधिकारियों का नंबर होना चाहिए। किसको, वुमेन्स के पास, गर्ल्स के पास, ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि हालात आजकल का जो चल रहा है ना काफ़ी डेंजरस है। तो अपनी सेफ्टी के लिए इतने कॉन्टैक्ट्स रखना चाहिए और इमरजेंसी में तुरंत का तुरंत उस पर कॉल करना चाहिए, जिससे आपको सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है, ताकि आप सेफ रह सकें। तो इस कंडीशन में आपको हेल्पलाइन नंबर हमेशा रखना होगा। कोशिश करें कि बॉयज़ और जो बड़े लोग हैं, हमें अपने बहनों को सेफ्टी देना है, इसलिए सबको मतलब एक बैलेंस करके लेके चलना है। कोई भी तरह का इख्तलाफ होता है तो वहाँ पे तुरंत पहुँच करके उसको सॉर्ट आउट और हैंडल किया जा सके, उसको पकड़ा जा सके। तो ये चीज़ हमें भी करना होगा। ये नहीं कि उनकी प्रोटेक्शन उन्हीं के लिए होगा, लेकिन हमें भी प्रोटेक्शन उनको देना होगा। हमारे पुलिस
को भी देना होगा। तो पुलिस फोर्स अधिकारी तो प्रोटेक्शन देते ही हैं, उसके साथ साथ आम लोगों को, आम जनता को भी प्रोटेक्शन देना होगा और ऐसे समाज से ये हरकतें को बंद करना होगा और निकालना होगा, जड़ से फेंकना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज से हम ये चीज़ें करेंगे और अपने सोसाइटी, समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे, जिससे हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो उम्मीद करते वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर तो ज़रूर करें और दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि अगर एक वीडियो से, इस वीडियो के माध्यम से किसी को मतलब प्रोटेक्शन मिल जाती है, एक नई ज़िंदगी मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आपके वजह से, एक शेयर की वजह से किसी को नई ज़िंदगी मिल जाए और इन घटनाओं से बच जाए, तो सबसे बड़ी बात होगी, आपको मतलब बहुत ही सवाब मिलेगा। तो उम्मीद करते वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।